भारतीय इतिहास में ना कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो सब कुछ बदल कर रख देती हैं। आज हम ऐसी ही एक कहानी में उतरने वाले हैं, दिल्ली सल्तनत की स्थापना की कहानी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं एक बहुत ही खास साल से। वो साल था 1206 ईस्वी। अब सवाल ये है कि आखिर इस एक साल में ऐसा क्या हुआ, क्यों है ये इतना जरूरी। देखिए, साल सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक बहुत बड़े बदलाव का प्रतीक है। एक ऐसे नए साम्राज्य की शुरुआत जिसने आने वाली सदियों के लिए इस उपमहाद्वीप की शक्ल ही बदल दी। तो ये समझने के लिए कि 1206 इतना अहम क्यों बना, हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। उस दौर के हालात को देखना होगा, वो वजह जाननी होंगी जिन्होंने ये सब मुमकिन बनाया। अब देखिए, यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। उस समय ना शक्ति का एक बहुत बड़ा असंतुलन था। मतलब एक तरफ तो थीं तुर्की सेनाएं, जिनके पास जबरदस्त घुड़सवार सेना थी, कमाल के तीरंदाज थे और एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री सिस्टम था। और दूसरी तरफ थे हमारे भारतीय राज्य, खासकर राजपूत, जो आपस में ही लड़ रहे थे। उनमें एकता नहीं थी, कोई एक मजबूत सेंट्रल पावर नहीं थी। और इसी माहौल में आता है मोहम्मद गोरी। लेकिन वो पहले के हमलावरों जैसा नहीं था। वो यहाँ सिर्फ लूटपाट करने के लिए नहीं आया था, नहीं, उसका मकसद कुछ और ही था। वो एक साम्राज्य बनाने आया था। उसकी सोच बहुत लंबी थी, स्थायी थी। और यही बड़ी सोच, यही महत्वाकांक्षा एक ऐसी सीधी टक्कर की वजह बनी जिसने हिंदुस्तान के इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। जरा सोचिए, सिर्फ एक साल के अंदर कैसे दो शासकों और पूरे उत्तर भारत की किस्मत ही पलट गई। 1191 में तराइन की पहली लड़ाई हुई। इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए, मोहम्मद गौरी हार गया। लेकिन गौरी उन लोगों में से नहीं था जो हार मान लें। वो वापस गया और ज्यादा तैयारी के साथ लौटा, और ठीक अगले साल 1192 में उसने पृथ्वीराज चौहान को एक ऐसी हार दी जिसने सब कुछ तय कर दिया। तो पॉइंट ये है कि तराइन की दूसरी लड़ाई की वो एक जीत, वही असली नींव का पत्थर बनी। वही वो घटना थी जिसने एक स्थायी साम्राज्य की स्थापना को मुमकिन बनाया। इसी एक जीत ने उत्तर भारत के दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए थे। ठीक है, तो जीत तो मिल गई। अब देखते हैं कि इस सैन्य जीत को एक चलती फिरती फंक्शनिंग सरकार में कैसे बदला गया। अब हुआ ये कि मोहम्मद गोरी की मौत हो गई। उसके बाद उसके सबसे भरोसेमंद गवर्नरों में से एक कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। उसने खुद को सुल्तान घोषित कर दिया और औपचारिक तौर पर सल्तनत की स्थापना कर दी। और राजधानी किसे बनाया? दिल्ली को। दिल्ली अब सत्ता का नया केंद्र थी। पर एक साम्राज्य खड़ा कर देना एक बात है, और उसे चलाए रखना, उसे टिकाए रखना बिल्कुल दूसरी। ये जो नई सल्तनत थी ना, ये बिल्कुल भी सेफ नहीं थी। चारों तरफ से मुश्किलें थी। एक तो जो दूसरे तुर्क सरदार थे, वो ही आपस में सत्ता के लिए लड़ रहे थे। फिर राजपूत राज्य लगातार चुनौती दे रहे थे। और इन सबसे ऊपर खलीफा से कोई मान्यता नहीं मिली थी। मतलब इसकी लेजिटिमेसी पर ही एक बड़ा सवालिया निशान था। तो हाँ, ऐबक ने नींव तो रख दी, पहली ईंट उसी की थी। लेकिन कई इतिहासकार मानते हैं कि सल्तनत का असली संस्थापक, इसका रियल आर्किटेक्ट कोई और था। तो सवाल उठता है, क्यों? अगर ऐबक ने शुरुआत की तो असली संस्थापक इल्तुतमिश को क्यों माना जाता है? देखिए, ऐबक ने सिर्फ नींव रखी थी। उस नींव पर एक मजबूत इमारत खड़ी करने का काम किया इल्तुतमिश ने। उसने ना सिर्फ सल्तनत के अंदर के दुश्मनों को शांत किया, बल्कि राजपूतों के विरोध को भी कंट्रोल में किया। उसने सल्तनत को एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर दिया, एक पूरा ढांचा तैयार किया। और सबसे बड़ी बात, उसने बगदाद के खलीफा से मान्यता हासिल कर ली। इससे सल्तनत को वो लेजिटिमेसी मिल गई जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि इस नई ताकत का, इस सल्तनत का भारत पर लंबे समय तक क्या असर हुआ, इसकी विरासत क्या रही। देखिए, सल्तनत का असर बहुत गहरा और दूरगामी था। इसे हम 3 बड़े हिस्सों में समझ सकते हैं। पहला, पॉलिटिकल। इसने उत्तर भारत में जो छोटी छोटी बिखरी हुई ताकतें थी, उन्हें खत्म करके एक मजबूत सेंट्रलाइज्ड रूल कायम किया। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव। इसने इक्ता सिस्टम जैसी नई व्यवस्थाएं शुरू की। अब ये इक्ता सिस्टम क्या था? ये एक तरह का लैंड ग्रांट सिस्टम था, जहां गवर्नरों को सैलरी की जगह जमीन दे दी जाती थी और वो उसी जमीन से टैक्स वसूलते और अपनी सेना का खर्चा चलाते थे। और तीसरा, कल्चरल। यहीं से एक बिल्कुल नई, अनोखी इंडो इस्लामिक संस्कृति और आर्किटेक्चर का जन्म हुआ। और यही बात सतीश चंद्र बहुत खूबसूरती से कहते हैं, ये सल्तनत सिर्फ कोई बाहर से आकर थोपी हुई चीज नहीं थी। नहीं, ये धीरे धीरे भारत के माहौल में ढली, यहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से खुद को बदला और यहीं का एक हिस्सा बन गई।
तो कुल मिलाकर सल्तनत की स्थापना भारतीय इतिहास में एक वाटरशेड मोमेंट था, एक ऐसा मोड़ जिसने एक युग को खत्म किया और दूसरे यानी मध्ययुगीन युग की साफ साफ शुरुआत की। और इतना ही नहीं, इसने आगे आने वाले मुगल साम्राज्य के लिए भी जमीन तैयार कर दी। जो एडमिनिस्ट्रेटिव और कल्चरल सिस्टम सल्तनत ने बनाया था, वहीं आगे चलकर एक और भी बड़े साम्राज्य मुगल साम्राज्य के लिए एक तरह का ब्लूप्रिंट बना। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है, इस नींव ने भविष्य के मुगल साम्राज्य को आखिर कैसे आकार दिया।